आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 91। कह रहा है व्हिच एक्सपोज्ड वुड विल डीके फास्टर। कह रहा है कि कौन सी लकड़ी है जो जल्दी नष्ट होती है। डीके मतलब क्षय। जिस लकड़ी का क्षय बहुत जल्दी होता है तो जाहिर सी बात है कि जो मुलायम होगी वही लकड़ी हमारी जल्दी क्षय होगी। तो 100 पुड हमारी जल्दी क्षय होती है। तो 100 पुड हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि 100 पुड और हार्डवुड दो चीज हमने पढ़ा था। तो जो हार्डवुड होती है उसमें टेनिन, लिग्निन और आयल का डिपोजिशन हो जाता है, जिससे वो कठोर हो जाती है। और 100 पुड में ऐसा नहीं होता, इसीलिए जल्दी नष्ट हो जाती है। तो इसको देखते हैं। तो देखिए 91 का ये करेक्ट है। 100 पुड विल डीके फास्टर। 100 पुड इज लेस ड्यूरेबल बिकॉज इट इज ससेप्टिबल टू अटैक बाय पैथोजेंस एंड इंसेक्ट्स। एक कारण और भी है कि 100 पुड बाहर होती है, हार्डवुड अंदर होती है। तो पहले जो वातावरण के संपर्क में आती है वो 100 पुड ही है। तो ज़्यादातर जो पैथोजेंस हैं, इंसेक्ट हैं, कीड़े मकोड़े हैं और इसको खराब करने वाले जो जीव जंतु हैं, वो सबसे पहले 100 पुड में ही अटैक करते हैं, इसलिए जल्दी खराब होती है। तो 91 का ए करेक्ट है। अब 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एबनॉर्मल या एनोमैलस सेकेंडरी ग्रोथ आकर्स इन। एबनॉर्मल कहें या इसी को एनोमैलस बोलते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि गलत तरीके से द्वितीयक वृद्धि कहाँ होती है। नॉर्मल मतलब सामान्य और एबनॉर्मल मतलब असामान्य। तो असामान्य तरीके से सेकेंडरी ग्रोथ या द्वितीयक वृद्धि कहाँ होती है। तो हमने पढ़ा था कि सेकेंडरी ग्रोथ यानी द्वितीयक वृद्धि कैम्बियम की वजह से होती है। तो ऐसा कहाँ होता है? तो सेकेंडरी ग्रोथ में हमने ये भी पढ़ा था कि सेकेंडरी ग्रोथ डाइकाटिलेडनस प्लांट में होती है, यानी द्विबीजपत्री पौधे में। तो इसको देखते हैं। तो 92 का ए आंसर हमारा ड्रेसिना करेक्ट है। इसको देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो यहां पर देखिए कह रहा है कि मोनोकाट ट्रीज सच एज पाल्म ग्लो इन थिकनेस बाय प्राइमरी थिकनिंग ऑफ मेरिस्टेम सिचुएटेड एट द बेस ऑफ द लीफ। तो कह रहा है जैसे एक बीज पत्री पौधे हैं, उदाहरण दे रहा है कि जैसे पाल्म ट्री है हमारा, इसकी थिकनिंग जो है, मोटाई, वो प्राइमरी थिकनिंग है। और किसके कारण होती है? मेरिस्टेम यानी विभज्योतक के कारण। सिचुएटेड एट द बेस ऑफ द लीफ। और ये प्राइमरी में जो मेरिस्टेम है हमारा, ये लीफ के बेस पर होता है। कह रहा प्लांट्स लाइक ड्रेसिना सोज सेकेंडरी ग्रोथ बाय ए स्पेशल कैम्बियम। जो ड्रेसिना, वैसे हमने जनरली देखा है कि मोनोकाट जो होते हैं उनमें कैम्बियम नहीं पाई जाती, लेकिन फिर भी ड्रेसिना एक प्लांट है जिसमें एक स्पेशल ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ होती है, एक प्रकार का स्पेशल कैम्बियम होता है, उसकी वजह से। इट डेवलप्स इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स जस्ट आउटसाइड द वैस्कुलर रीजन। इट डेवलप्स इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप, एक पट्टी के रूप में विकसित होता है वैस्कुलर रीजन के बाहर। दिस कैम्बियल स्ट्रिप प्रोड्यूस सेकेंडरी वैस्कुलर बंडल व्हिच आर एम्फीवेसल इन ड्रेसिना। तो ये कह रहा है कि ये कैम्बियम स्ट्रिप जो है ये सेकेंडरी वैस्कुलर बंडल है, व्हिच आर एम्फीवेसल इन ड्रेसिना, जो ड्रेसिना में एम्फीवेसल होती है। एम्फी का मतलब दोनों तरफ, बेस के दोनों तरफ होती है। तो ये क्वेश्चन आपसे नीट में अब नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है। दिया था तो हमने बता दिया है। तो 92 को काट दीजिए, नहीं पूछा जाएगा। अब आ जाता है 93 नंबर क्वेश्चन। तो कह रहा है कि वैस्कुलर कैम्बियम प्रोड्यूसेस। तो कैम्बियम हमने आपको बताया था कि सेकेंडरी ग्रोथ के लिए जरूरी है। तो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम हमारे वैस्कुलर कैम्बियम से डेवलप होंगे।
तो वैस्कुलर कैम्बियम प्रोड्यूसेज सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। तो 93 का बी वाला आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इसको देखते हैं, कह रहा है वैस्कुलर कैम्बियम प्रोड्यूसेज सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। आगे कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस यहीं तक आपको अंडरलाइन करना है। तो चूंकि कैम्बियम हमारा सेकेंडरी ग्रोथ के लिए जरूरी है, तो सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम हमारे किससे बनेंगे? कैम्बियम से। अब 94 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, कह रहा है आउट ऑफ डिफ्यूज पोरस एंड रिंग पोरस वुड व्हिच इज करेक्ट। तो डिफ्यूज पोरस और रिंग पोरस दो प्रकार की वुड होती थी, हम लोगों ने पढ़ा है। तो इसके लिए कौन सा विकल्प हमारा करेक्ट है ये बताना है। तो 94 का सी विकल्प हमारा करेक्ट है। रिंग पोरस वुड कैरीज मोर वाटर व्हेन नीड इट हायर। तो जो रिंग पोरस होती है इसको ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। तो देखिए 94 का सी विकल्प हमारा करेक्ट है। रिंग पोरस वुड कैरीज मोर वाटर व्हेन नीड इज हायर। तो रिंग पोरस को वुड जो होती है, लकड़ी जो रिंग पोरस लकड़ी होती है, इसको ज़्यादा पानी की जरूरत है क्योंकि ज़्यादा पानी की इसकी आवश्यकता है। रिंग पोरस वुड प्रीवियस बेटर ट्रांसलोकेशन व्हेन रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट इज मोर। रिंग पोरस ज़्यादा अच्छे से पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकती है। हेंस इट इज वेरी एडवांस देन डिफ्यूज पोरस वुड। इसलिए रिंग पोरस वुड डिफ्यूज पोरस वुड से ज़्यादा एडवांस है। अब एनसीईआरटी की नई बुक में नहीं दिया गया है, इसलिए आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो 94 का सी विकल्प हमने बता दिया आपको। जो एनसीईआरटी में दिया, नीट के अंसाल पेपर में दिया है, उसको बताना जरूरी है। लेकिन अब बता रहे हैं कि जो नई बुक है उसमें नहीं दिया गया। अगर नई बुक से पेपर बनेगा तो ये नहीं पूछा जाएगा। अब 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कार्क इज फाउंड फ्रॉम। तो कार्क कैम्बियम से बनेगा जिसको फेलोजन बोलते हैं। तो कार्क कैम्बियम इज फाउंड फ्रॉम कार्क कैम्बियम या फेलोजन। फेलम, फेलोजन, फेलोडर्म सबके बारे में हम बता चुके हैं आपको, और एनसीईआरटी में इसका भी डिटेल नहीं दिया गया है, ये भी समझने की जरूरत है। तो रिफर टू आंसर 81, 95 का ये करेक्ट है। कार्क कैम्बियम से फिल्म बनेगा या कार्क। अब 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कार्क इज फाउंड फ्रॉम कार्क कैम्बियम जिसको फेलोजन बोलेंगे। अब 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 96 का देखिए ए विकल्प मिलान करने पे हो रहा है, इसको देख लेते हैं। तो ए के साथ दूसरे का मिलान है, तो इसको देखते हैं। ए के साथ सेल विद एक्टिव सेल डिवीजन कैपेसिटी। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम विभज्योतक हिंदी में बोलते हैं, यानी विभाजित होने वाला ऊतक, यानी डिवीजन के लिए ये एक्टिव है। तो ए का 2 हो जाएगा। अब अगला देखते हैं, बी का 4 करेक्ट है, इसको देख लेते हैं। तो बी टिश्यू हैविंग ऑल सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो बी का 4 करेक्ट है। सिंपल टिश्यू, तो हमने आपको बताया था कि सेल जो एक ही प्रकार के फंक्शन करती हैं उन्हीं को मिला करके हम टिश्यू बोलते हैं, और टिश्यू जो एक ही प्रकार के फंक्शन करते हैं उनको मिला के हम आर्गन बोलते हैं, और आर्गन जो एक साथ मिलके एक फंक्शन करते हैं उसको आर्गन सिस्टम बोलते हैं। तो सेल जो बहुत सारी मिलके एक काम करती हैं तो सिंपल टिश्यू कहलाती हैं। तो बी का 4 आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब सी में देखिए, कह रहा है कि टिश्यू हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। जो टिश्यू डिफरेंट टाइप के सेल रखते हैं उनको वैस्कुलर टिश्यू कहते हैं। सी का फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। वैस्कुलर टिश्यू उनको बोलते हैं संवहन ऊतक। तो टिश्यू हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, टिश्यू हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ सेल कॉल्ड वैस्कुलर टिश्यू। सिंपल टिश्यू बोलेंगे जिसमें सेल एक ही टाइप के फंक्शन और स्ट्रक्चर रखेंगे,
और वैस्कुलर टिश्यू बोलेंगे जिसमें टिश्यू हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, अलग अलग टाइप की सेल अगर होंगी तो उसे वैस्कुलर टिश्यू बोलेंगे। ये चीज ध्यान रखना। अब अगला हमारा आ जाता है डी का 3 करेक्ट है। डी में देखते हैं क्या है। डेड सेल विद हाईली थिकेंड वॉल एंड नैरो ल्यूमेन इज कॉल्ड स्क्लेरिड्स। ये पीछे क्वेश्चन आ चुका है, पढ़ भी चुके हैं, तो स्क्लेरिड्स बोलते हैं। तो डी का 3 हो जाएगा। सेल्स, डेड सेल्स, देखिए डेड होना चाहिए, ध्यान दीजिए स्क्लेरिड्स में सेल डेड होती है, मृत। तो डेड सेल्स विद हाईली थिकेंड वॉल्स एंड नैरो ल्यूमेन, सकरी गुहा होती है, अंदर की कैविटी बहुत पतली होती है, तो उसको हम स्क्लेरिड्स बोलेंगे। तो इस प्रकार से चारों हम लोगों ने कर लिया। अब 96 नंबर क्वेश्चन का आंसर भी देख लेते हैं। तो 96 का देखिए, ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3 करेक्ट है। अब देखिए इसमें डिटेल दिया गया है, तो इसको थोड़ा थोड़ा चाहें तो पढ़ सकते हैं। इसको पढ़ लेते हैं। देखिए मेरिस्टेमेटिक सेल, जिसको हिंदी में विभज्योतक बोलते हैं, आर टोटीपोटेंट एंड आर कैपेबल ऑफ कंटिन्यूइंग सेल डिवीजन। टोटीपोटेंट का मतलब डिवीजन करके नई सेल बना सकती है। डिवीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल प्रोवाइड न्यू सेल फॉर एक्सपेंशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ टिश्यू एंड द इनिशिएशन ऑफ न्यू ऑर्गन, प्रोवाइडिंग द बेसिस स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट बॉडी। तो कह रहा है डिवीजन के बाद जो मेरिस्टेमेटिक सेल हैं वो नई सेल बनाती हैं, जिससे पौधे में एक्सपेंशन यानी फैलाव हो सकता है और विभिन्न प्रकार के ऊतक बनते हैं और नए अंगों का शुरुआत होती है और ये पौधे के शरीर का बेसिक ढांचा तैयार करती है। हेंस दे हैव सेल विद एक्टिव सेल डिवीजन कैपेसिटी। इसलिए हम कह सकते हैं कि मेरिस्टेमेटिक सेल जो होती है इसमें एक्टिव डिवीजन की कैपेसिटी होती है। अब देखिए कह रहा है कि परमानेंट टिश्यूज हैविंग ऑल सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आर कॉल्ड सिंपल टिश्यू। तो सामान्य ऊतक उनको कहेंगे जो परमानेंट टिश्यू जिनमें एक ही प्रकार की सिमिलर सेल होंगी और स्ट्रक्चर और फंक्शन में सेम होंगी, तो परमानेंट टिश्यू बोलेंगे। अब देखिए वैस्कुलर टिश्यू के बारे में पढ़े, तो वैस्कुलर टिश्यू आर फॉर्म्ड ऑफ मोर देन वन सेल टाइप फाउंड इन वैस्कुलर प्लांट। तो संवहन ऊतकीय पौधों जैसे जाइलम, फ्लोएम, ये सब क्या है, वैस्कुलर बंडल है। तो संवहन ऊतक वाले पौधों में जो वैस्कुलर टिश्यू है इनमें डिफरेंट टाइप की सेल पाई जाती हैं, मोर देन वन टाइप। द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ वैस्कुलर टिश्यू आर द जाइलम एंड फ्लोएम। जो प्राथमिक भाग हैं पौधों के संवहन ऊतक के वो हैं जाइलम और फ्लोएम। देन टू टिश्यू ट्रांसपोर्ट फ्लूइड एंड न्यूट्रिएंट इंटरनली। अब ये दोनों जो ऊतक हैं जाइलम और फ्लोएम, ये क्या करते हैं, जाइलम जल का और फ्लोएम फूड का यानी खनिज पदार्थ भोजन का संवहन एक जगह से दूसरे जगह पौधे में करता है। अब देखिए स्क्लेरिड के बारे में पढ़ लेते हैं। तो स्क्लेरिड्स आर ए काइंड ऑफ स्क्लेरेनकाइमा सेल्स दैट आर इरेगुलर एंड आर शॉर्ट। स्क्लेरिड्स जो है एक तरह के स्क्लेरेनकाइमा सेल्स होती हैं और ये इरेगुलर होती है, मतलब एक ही तरह की नहीं होती, इधर उधर खुरदुरी होती हैं और शार्ट होती हैं। दीज आर डेड सेल, ये मृत होती हैं। दियर वॉल्स आर इरेगुलर, इनकी जो दीवार होती है बाहर वाली इरेगुलर होती है, सममित नहीं होती। वेरी थिक एंड दियर ल्यूमेन इज वेरी नैरो, बहुत मोटी होती हैं और इनके अंदर की जो गुहा खाली जगह होता है बहुत सकरा होता है। दे डू नॉट कंडक्ट एनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, ये किसी भी संवाहनी प्रक्रिया में जो एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं उसमें हेल्प नहीं करती है, भाग नहीं लेती। दे एग्जिबिट डिफरेंट टाइप ऑफ लिग्निन डिपोजिशन एंड आल्सो हैव पिट्स, इसमें विभिन्न प्रकार के लिग्निन नामक पदार्थ का भराव हो जाता है जिसके कारण इसमें गड्ढे बन जाते हैं। पिट माने गड्ढा। स्क्लेरिड्स आर फाउंड इन हार्ड पार्ट सच एज हार्ड सीड कोट। स्क्लेरिड्स वहाँ पाए जाते हैं जहाँ बहुत कठोर भाग होते हैं पौधे के, जैसे कि
जो बीज है उसका कोट बहुत हार्ड है। जैसे इंडोकार्प ऑफ कोकोनट, जैसे जो नारियल है हमारा, गरी जिसको खाते हैं उसके इंडोकार्प यानी अंदर वाली फल की भित्ति में ये पाया जाता है। दे आर आल्सो रिफर्ड टू एज स्टोन सेल, इनको स्टोन सेल के रूप में भी जाना जाता है, यानी स्क्लेरिड्स से स्टोन सेल बनती हैं। ऊपर एक बार क्वेश्चन आ चुका है, वहां हमने इसको बताया भी है। अब 97 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट पेयर। तो देखिए सी वाला हमारा करेक्ट है। कह रहा है सेल्स ऑफ मिडलरी रेज दैट फॉर्म पार्ट ऑफ कैम्बियल रिंग कॉल्ड इंटरफैसिकुलर कैम्बियम। देखिए इंटर और इंट्रा दो शब्द हमने आपको बताया था। तो सेल्स ऑफ मेडलरी रेज दैट फॉर्म पार्ट ऑफ कैम्बियल रिंग कॉल्ड इंटरफैसिकुलर कैम्बियम। इंट्रा कब नाम लेते थे? इंट्रा का हमने आपको फिगर बना करके भी बताया था कि इंट्रा तब कहेंगे जैसे मान लीजिए इस तरह है, ये मान लीजिए फ्लोएम है और ये जाइलम है, ये जाइलम है, ये फ्लोएम है और ये कैम्बियम है। तो ये जो कैम्बियम है हमारी, ये इंट्राफैसिकुलर है, दो के बीच में पिज्जा जैसे भरी हुई है, तो ये हमारी इंट्राफैसिकुलर है। अब अगर एक जाइलम एक फ्लोएम बीच में यहाँ पे कैम्बियम होती तो ये इंटरफैसिकुलर होती, इंटरफैसिकुलर इस तरह। तो यहाँ पर देखिए सेल्स ऑफ मेडलरी रेज दैट फॉर्म पार्ट ऑफ कैम्बियल रिंग कॉल्ड इंटरफैसिकुलर कैम्बियम। तो 97 का सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसलिए क्योंकि इंटर और इंट्रा के बारे में जितना ज़्यादा दिया है इतना ज़रूरत नहीं, जितना समझा दिया बस उतना ही आपको ज़रूरत है। अब 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। नाइन्टी 98 में देखिए लिस्ट 1 है और लिस्ट 2 है। इसको पूछ रहा है कि करेक्ट हमको बताइए, करेक्ट बताना है। तो 98 का देखिए यहाँ पर बी विकल्प हमारा करेक्ट है। ये देखिए दो जगह सी लिख दिया है, यहाँ भी सी लिखा है, यहाँ भी सी लिखा है, तो बी वाला करेक्ट है। इसको देखते हैं हम। ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2 करेक्ट। तो इसको देखते हैं। ए का 3 इसका मतलब ये बी है, बी का 1, सी का 4, डी का 2। तो ए का 3 करेक्ट है, तो इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए लेंटिसेल गैसियस एक्सचेंज के लिए पीछे क्वेश्चन आया है, उसी को मिलान करके पूछ रहा है। तो लेंटिसेल्स गैसियस एक्सचेंज के लिए है। और बी का 1 करेक्ट है। कार्क कैम्बियम हमारी फेलोजन है, ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। सेकेंडरी कार्टेक्स हमारा, सेकेंडरी कार्टेक्स फेलोडर्म है, सेकेंडरी कार्टेक्स फेलोडर्म, कार्क कैम्बियम फेलोजन, फेलम फेलोजन फेलोडर्म था, तो सेकेंडरी कार्टेक्स फेलोडर्म। और कार्क हमारा सुबेरिन डिपोजिशन, बोतल वाली कार्क ऊपर पड़े थे तो सुबेरिन की बनी होती थी, कार्क में कार्क की बनी होती थी, कार्क कैम्बियम की, और सुबेरिन का, उसमें सुबेरिन एक पदार्थ है जिसका डिपोजिशन उसमें हो जाता था, ये हमने पढ़ा है। तो कार्क का संबंध है सुबेरिन डिपोजिशन। तो सारी चीज़ें जो भी पूछी जा रही हैं सब हम पढ़ चुके हैं। तो इसको आप लोग बी कर लीजिए, सी गलती से लिख गया है, ये बी विकल्प है, इसको सही कर लीजिए। तो 98 का बी विकल्प हमारा करेक्ट है। हम 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो कह रहा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द नीट वैस्कुलर बंडल्स। तो कह रहा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वैस्कुलर बंडल। ये नीट गलत लिख गया है। तो वैस्कुलर बंडल के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही है हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए 99 में कई 4 ये हमको दिए गए हैं,
ये दिए गए हैं, अब पूछ रहा है कौन कौन सा सही है। ये 4 विकल्प दे दिए गए हैं, तो बी को छोड़ के सारे सही हैं। ए सी डी ई सही है, बी हमारा गलत है, तो इसको देख लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो कह रहा है कंज्वाइंट क्लोज वैस्कुलर बंडल डू नॉट पॉसेज कैम्बियम। कह रहा है कंज्वाइंट और क्लोज वैस्कुलर बंडल जो होते हैं उनमें जो है कैम्बियम नहीं पाई जाती। इस क्वेश्चन में देखिए थोड़ा कुछ गड़बड़ी लग रही है, इसको पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है इन रॉड्स जाइलम एंड फ्लोएम इन ए वैस्कुलर बंडल्स आर अरेंज इन एन अल्टरनेट मैनर एलॉन्ग द डिफरेंट रेडियाई। अब देखिए यहीं पे रूट्स है कि रॉड्स है, ये भी गड़बड़ लग रहा है। सी वाला देखते हैं। कह रहा है इन ओपन वैस्कुलर बंडल कैम्बियम इज प्रेजेंट इन बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। तो ओपन का मतलब ये कि कैम्बियम पाई जाएगी, तो ओपन हो गए, तो करेक्ट है। डी देखते हैं द वैस्कुलर बंडल ऑफ डाइकाटिलेडनस सिस्टम पॉसेज इन डार्च प्रोटोजाइलम, यानी प्रोटोजाइलम अंदर की ओर होगा। अब देखिए इसमें भी स्टेम है, तो स्टेम में इन डार्च कंडीशन और जड़ में एग्जार्च कंडीशन, तो ये भी सही है। इन डार्च कंडीशन स्टेम में है। आगे देखते हैं कराइन मोनोकार्टिलेडनस रूट यूजुअली देयर आर मोर देन 6 जाइलम बंडल्स प्रेजेंट। मोनोकार्टिलेडनस में ठीक है। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो 6 से ज़्यादा होते हैं, स्कैटर्ड बिखरे हुए रहते हैं, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर जो ये बी विकल्प कह रहा है कंजॉइंट क्लोज वैस्कुलर बंडल डू नॉट पासेज कैम्बियम, यानी कंजॉइंट और क्लोज वैस्कुलर बंडल जो होता है उसमें कैम्बियम नहीं पाई जाती। तो जाहिर सी बात है क्लोज होगा तो कैम्बियम नहीं होगी, तो ये भी करेक्ट है। इन रूट्स जाइलम एंड फ्लोएम इन ए वैस्कुलर बंडल आर अरेंज इन एन अल्टरनेट मैनर along the different radii। तो देखिए यहाँ पर ये कुछ गड़बड़ी है, डू नॉट ना होता तो ये करेक्ट हो जाता, मतलब ये डू नॉट है तो ये सही है कि कंजॉइंट क्लोज वैस्कुलर बंडल डू नॉट पासेज कैम्बियम। तो कैम्बियम नहीं पाया जाता अगर वैस्कुलर बंडल क्लोज्ड है, तो ये भी सही है। तो इसका मतलब 99 का जो डी विकल्प है ये ए सी डी ई कह रहा है, इसमें कुछ त्रुटि है। तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ मिस्टेक समझ में आ रही है। देखिए 99 का डी ऑप्शन करेक्ट कर रहा है। कह रहा है इन मोनोकार्टिलेडनस रूट, जो मोनोकार्टिलेडनस रूट है उसमें जाइलम एंड फ्लोएम टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट है वैस्कुलर बंडल। तो जो एक बीज पत्री पौधे की जड़ है उसमें जाइलम और फ्लोएम एक साथ होते हैं, टुगेदर मतलब साथ साथ होते हैं। इन मोनोकाट द वैस्कुलर बंडल आर कोलेटरल कंजॉइंट एंड क्लोज टाइप। जो मोनोकाट होता है उसमें वैस्कुलर बंडल कंजॉइंट, कोलेटरल और क्लोज टाइप होते हैं। तो लिखा तो सब कुछ सही है, लेकिन अब समस्या इस बात की है कि कह रहा है कंजॉइंट, कोलेटरल, क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल डू नॉट पासेज कैम्बियम। तो ये सही तो है कि कैम्बियम जब नहीं होगा तो उसे क्लोज ही तो कहते हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्लियर नहीं हो रहा है। इसको हम डिटेल में देख के जब अगले लेक्चर का वीडियो बनेगा तो उसमें बताएंगे। अभी आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इन ऑड ट्रीज द ग्रेटर पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम इज डार्क ब्राउन एंड रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट अटैक ड्यू टू। तो कह रहा है जो देखिए अब ओल्ड होना चाहिए तो ऑड लिखा है, काफ़ी त्रुटियां हैं। तो जो ओल्ड ट्री हैं, पुराने ट्री हैं, उनमें जो सेकेंडरी जाइलम होता है डार्क हो जाता है और कीड़े मकोड़ों के लिए रेजिस्टेंस हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें लिग्निन, सुबेरिन, आयल इन सब का डिपोजिशन हो जाता है, इस वजह से। तो इसको देखते हैं 100 नंबर। तो 100 का हमारा ए विकल्प करेक्ट है, इसको देखते हैं। कह रहा है सिक्रीशन ऑफ
सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एंड दियर डिपोजिशन इन द ल्यूमेन ऑफ वेसल्स। तो जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं उनके डिपोजिशन की वजह से क्या होता है कि जो ल्यूमेन अंदर की जो गुहा होती है वो सक्रिय हो जाती है। इस वजह से क्या होता है कि जो ओल्ड ट्री होते हैं उनके सेकेंडरी जाइलम डार्क ब्राउन हो जाते हैं, क्योंकि जो डिपोजिशन होता है उसका कलर डार्क ब्राउन रहता है, और कीड़े मकोड़े उसको नहीं खा पाते क्योंकि वो लकड़ी कठोर हो जाती है। तो 100 का ए वाला विकल्प सही है हमारा। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का डिपोजिशन होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड गलत हो जाएगा। अब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में सुबेरिन ही थोड़ा है, लिग्निन भी है, आयल भी है, तो इसलिए केवल सुबेरिन कहेंगे तो भी गलत है। और टेनिन गम रेजिन ऑटोमेटिक एरोमेटिक सब्सटेंस कह रहा है, डिपोजिशन ऑफ टेनिन गम रेजिन एंड एरोमेटिक सब्सटेंस इन द पेरिफेरल लेयर ऑफ स्टेम। तो ये भी गलत है क्योंकि टेनिन गम रेजिन ही थोड़ो, आयल का भी डिपोजिशन होता है। तो सबसे अच्छा हमारा विकल्प पहला ही सही है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। इसमें सब कुछ आ जाएगा, तो बेस्ट करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। तो 100 का ए विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए इसमें ये ए और बी भी करेक्ट है। अच्छा, 2 में चूज करना है, 2 दिया है तो फिर 2 को चूज करना पड़ेगा। हमें लगा केवल 1 को चूज करना है, 2 को चूज करना है यहाँ पे। तो डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक टेनिन एंड रेजिन इन द सेंट्रल लेयर ऑफ स्टेम। अब देखिए लाइक लिखा है, मतलब इसी तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें आयल भी हो सकता है, गम भी हो सकता है, कुछ भी ऑर्गेनिक कंपाउंड रहेंगे। लाइक में देखिए इनके अलावा मतलब इनके जैसे कह रहा है, तो और भी इनके जैसे हो सकते हैं, तो बी भी करेक्ट हो जाएगा। अगर 2 दिया है तो ए और बी मोर करेक्ट है दोनों। और यहां पर देखिए एरोमेटिक सुबेरिन नाम दे दिया है आउटर लेयर ऑफ स्टेम, जबकि इनर लेयर में होता है डिपोजिशन। तो इस प्रकार से ए और बी हमारा सबसे अच्छा करेक्ट होगा। तो 2 करके दिया है तो ए बी हमारा मोर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 101 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। तो 100 नंबर क्वेश्चन का थोड़ा डिटेल पढ़ लेते हैं और अच्छा क्लियर हो जाएगा। कह रहा है इन ओल्ड ट्री द ग्रेटर पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम इज डार्क ब्राउन and resistance to insect attack due to the deposition of secondary metabolites and organic compound like tannin resin in the central or innermost layer of the stem। तो जो आउटर लेयर कह रहा था इसलिए वो भी गलत हो गया, क्योंकि इनर लेयर में ये डिपोजिशन होता है। अंदर वाली हार्डवुड जो होती है वो कठोर होती है ऑर्गेनिक और ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट सब्सटेंस के डिपोजिशन की वजह से। तो इसलिए ए और बी 2 विकल्प हमारे करेक्ट होंगे कि जो ओल्ड ट्री हैं उनमें सेकेंडरी जाइलम में डार्क ब्राउन और प्रतिरोधी किससे, कीड़े मकोड़ों से पदार्थ का डिपोजिशन होता है। ये पदार्थ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहलाएंगे और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड भी होते हैं। ये टेनिन और रेजिन या इसी के जैसे होते हैं और सेंट्रल और इनर मोस्ट लेयर में जो पौधे की होती है उसमें इसका डिपोजिशन होता है, ना कि आउटर लेयर में। तो 100 का ए वाला विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। 100 का ए वाला, ए में ये 101 है, 100 का ए विकल्प ए एंड बी ओनली, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो 100 का ए विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर आ जाता है 101। इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक। अब देखिए केवल 104 नंबर क्वेश्चन तक बचे हैं, तो इनको कर लेते हैं, नहीं 4 क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो देखिए कह रहा है 101 में कह रहा है द एनाटॉमी ऑफ स्प्रिंगवुड सोच कम पिक्यूलियर फीचर्स आइडेंटिटी द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट अबाउट स्प्रिंगवुड। तो कह रहा है स्प्रिंगवुड और हार्टवुड 2 हमने पढ़ा था, बसंत काष्ठ और शरद काष्ठ 2 पढ़ा था हमने, यानी एक मृदु काष्ठ और एक कठोर काष्ठ।
तो उसी के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा विकल्प हमारा स्प्रिंग वुड के लिए यानी बसंत ऋतु वाली लकड़ी के लिए सही है, ये बताना है। तो 101 का देखिए बी वाला हमारा आंसर करेक्ट है। हमने आपको बताया था कि जो हमारी स्प्रिंग वुड है उस समय गर्मी का मौसम रहता है तो ज़्यादा एक्टिव रहती है, तो उस हिसाब से सारे फीचर होंगे। तो इसको देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो 101 का बी करेक्ट है, इसको समझते हैं और फिर देखते हैं। ए सी डी ई करेक्ट है, यानी बी वाले को छोड़ के सब करेक्ट है। तो देखिए इट इज आल्सो कॉल्ड एज द अर्ली वुड, इसको अर्ली वुड बोलते हैं, और विंटर वुड को जो जाड़ा में होती थी उसको लेट वुड बोलते थे, करेक्ट है। इट इज लाइटर इन कलर, अंदर वाली हार्ट वुड जो होती थी वो जो है गहरे कलर की होती थी, क्योंकि वो हमारी बसंत ठंडी में बनती थी तो एक्टिविटी कम होती थी, तो डिपोजिशन ज़्यादा होता था। ये सैप वुड वाली जो है ये लाइटर इन कलर होगी, तो ये भी सही है। कह रहा है द स्प्रिंग वुड एलॉन्ग विद ऑटम वुड सोज अल्टरनेट कॉन्सेंट्रिक रिंग फॉर्म एनुअल रिंग। वार्षिक वाला कैसे बनते हैं, ऑटम वुड और स्प्रिंग वुड, मतलब बसंत कास्ट और ठंडी वाली कास्ट जो होती थी वो एक एक रिंग बनाती थी, दोनों को मिला के एक वार्षिक वलय होता था, तो ये भी सही है, एनुअल रिंग इसको बोलते हैं। इट हैज लोअर डेंसिटी, जाहिर सी बात है कि बसंत ऋतु में पौधे की एक्टिविटी ज़्यादा होती है तो जो गुहा होती है वो ज़्यादा बड़ी बड़ी होती है, तो कम मतलब कठोर होती है, तो इसकी डेंसिटी कम होती है क्योंकि जमाव कम होता है, तो ये भी सही है। अब भी देखते हैं क्यों गलत है। इन स्प्रिंग वुड सीजन कैम्बियम प्रोड्यूस जाइलम एलिमेंट विद नैरो वेसल, ये गलत हो गया, नैरो नहीं चौड़ी ब्रॉड वेसल बनती है। नैरो तो ठंडी में बनती है क्योंकि एक्टिविटी कम होती है, पीछे पड़ चुके हैं, तो बी वाला इसीलिए गलत हो गया। केवल ए सी डी ई केवल हमारे सही है। अब अगला आ जाता है क्वेश्चन नंबर 102। स्टेटमेंट 1 और 2 में हमको बताना है कि कौन करेक्ट है और कौन किसका एक्सप्लेनेशन करता है, ये बताना। तो देखते हैं। कह रहा है इंड आर्च एंड एग्जाज आर द टर्म often used for describing the position of secondary xylem in the plant body। तो ये गलत है। इंडार्च और एग्जाज कंडीशन प्राइमरी जाइलम के लिए बताने में यूज होती है। अब सेकंड कह रहा है एग्जाज कंडीशन इज द मोस्ट कॉमन फीचर ऑफ द रूट सिस्टम। रूट सिस्टम में एग्जाज कंडीशन जो अंदर है उसमें बाहर और जो बाहर है उसमें अंदर, तो जमीन के अंदर जड़ होती है तो अंदर है तो उसमें बाहर एग्जाज, और प्लांट बाहर है तो उसमें अंदर इंडार्च कंडीशन पाई जाती है। तो स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट है, फर्स्ट इनकरेक्ट है। तो 102 का स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। तो 102 का आंसर देखते हैं थोड़ा। एक 102 का सी करेक्ट है हमारा। एग्जार्च एंड इंडार्च आर द टर्म ऑफन यूज्ड टू डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ प्राइमरी जाइलम नॉट सेकेंडरी जाइलम इन द प्लांट बॉडी। प्राइमरी जाइलम के लिए वो सेकेंडरी कह रहा है, इसलिए गलत हो गया। द प्राइमरी जाइलम इज ऑफ 2 टाइप, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। प्राइमरी जाइलम हमारा प्राथमिक जाइलम 2 प्रकार का होता है, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। द पोजीशन ऑफ द प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम डिफाइंड इन डार्च और एग्जाज कंडीशन। इसी को इंडार्च और एग्जाज से हम लोग बताते हैं। इन इंडार्च टाइप ऑफ प्राइमरी जाइलम द प्रोटोजाइलम लाइज टुवर्ड द सेंटर एंड मेटाजाइलम लाइज टुवर्ड द पेरिफेरल। तो जो इंडार्च कंडीशन है उसमें क्या होता है कि प्राइमरी जाइलम जो होता है उसमें प्रोटोजाइलम सेंटर की ओर होता है। इंडार्च में प्रोटो जिधर होगा उसी तरह नाम होगा, अंदर होगा तो इंडार्च, बाहर होगा तो एग्जार्च। तो इंडार्च प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ, एग्जार्च प्रोटोजाइलम आउटर साइड पेरीफेरी की तरफ होगा तो एग्जार्च। अब देखिए द प्रोटोजाइलम लाइज टुवर्ड द पेरीफेरी एंड मेटाजाइलम लाइज टुवर्ड द सेंटर। किसमें
एग्जार्च कंडीशन में प्रोटोजाइलम लाइज टुवर्ड द पेरीफेरी। तो एग्जार्च का मतलब बाहर, केवल एक को याद रखिए, प्रोटोजाइलम। अब एग्जार्च टाइप इज मोस्ट कॉमन फीचर इन द रूट सिस्टम। अब एग्जार्च मतलब जमीन के अंदर रूट है तो अंदर है तो बाहर वाला याद रखना है। तो एग्जार्च रूट में कॉमन होता है। तो इस प्रकार से 102 का हमारा सी वाला विकल्प करेक्ट हो गया था कि पहला इनकरेक्ट है और दूसरा करेक्ट है। अब 103 देखते हैं। इसमें भी असर्शन और रीजन दिया गया है। पूछ रहा है कि असर्शन और रीजन में कौन सही है और कौन सही एक्सप्लेनेशन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो असर्शन और रीजन देखते हैं और फिर समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए असर्शन में क्या है, कह रहा है लेट वुड हैव फ्यूअर ज्वेलरी एलिमेंट विद नैरो वेसल। तो देखिए नैरो मतलब सकरी, तो जाहिर सी बात है कि लिग्निन, आयल, इन सब का सुबेरिन का डिपोजिशन की वजह से गुहा नैरो हो जाती है, इसलिए असर्शन सही है हमारा। और लेट वुड की बात कर रहा है तो लेट वुड हमारी विंटर सीजन वाली है, तो विंटर में एक्टिविटी कम होती है पौधे की, तो इसलिए ए सही है। बी देखते हैं, कह रहा है कैम्बियम इज लेस एक्टिव इन विंटर। फिर विंटर आ गया, ठंडी, तो ठंडी में हम भी तो कम सिकुड़े बैठे रहते हैं, कम एक्टिव होते हैं, तो कैम्बियम भी कम एक्टिव होती। तो असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट हैं और असर्शन रीजन का दोनों करेक्ट हैं। तो देखिए कह रहा है बोथ ए एंड बी आर एक्टिव एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब इसको देखते हैं, कैम्बियम इज लेस एक्टिव इन विंटर। ये सही है कि ठंडी में कम एक्टिव होते हैं, इसलिए वेसल नैरो होती है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो गया। कम होती है एक्टिविटी, इसलिए विंटर में जो वेसल है वो चौड़ी नहीं हो पाती, सकरी रहती है और उसमें बहुत सारी चीज़ों का डिपोजिशन भी हो जाता है। तो इस प्रकार से 103 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 104 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है सेलुलोज डज नॉट फॉर्म ब्लू कलर विद आयोडीन बिकॉज। सेलुलोज ब्लू कलर नहीं बनाती आयोडीन के साथ। यह क्वेश्चन नीट में एनसीईआरटी में नहीं है तो नहीं पूछा जाएगा। देखिए बी विकल्प कह रहा है इट डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिसेस एंड हेंस कैन नॉट होल्ड आयोडीन मॉलिक्यूल। इसमें बहुत कॉम्प्लेक्स हेलिसेज नहीं पाए जाते। हेलिकल स्ट्रक्चर का मतलब जैसे रस्सी को इधर उधर मोड़ के डाल दिया जाए बहुत सारे छल्ले बना के, तो उसको हेलिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो इट डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिसेज एंड हेंस कैन नॉट होल्ड आयोडीन मॉलिक्यूल। तो बहुत सारे जाल जैसी संरचना हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं होते, जिसके कारण जैसे जाल फेंक के मछली को पकड़ लिया जाता है उस प्रकार इस जाल में आयोडीन मॉलिक्यूल नहीं फंस पाते, आयोडीन के अणु नहीं फंस पाते, इसलिए सेलुलोज ब्लू कलर नहीं देता है। तो 104 का बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से चैप्टर खत्म हो गया। अब हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे। तो आज की स्टडी यहीं तक। ओके, थैंक यू। अब इसको देख लेते हैं, इसका आंसर भी थोड़ा देख लें। 104 का बी करेक्ट है। सेलुलोज डज नॉट फॉर्म ए ब्लू कलर विद आयोडीन बिकॉज सेलुलोज डज नॉट हैव ए हेलिकल स्ट्रक्चर सो इट डज नॉट बाइंड टू आयोडीन टू फॉर्म ए कलर्ड प्रोडक्ट। तो हेलिकल स्ट्रक्चर ना होने के कारण ये जैसे मछली को पकड़ लेती है जाल, वैसे ये बाइंड नहीं कर पाता आयोडीन मॉलिक्यूल को, इसलिए ब्लू कलर नहीं आता है। तो 104 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा।